जनरल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आपका कुछ है, तो जे की वैल्यूज़ तो ये हो सकती हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर जो है उसकी लेंथ तो फिक्स हो गई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर उसकी लेंथ तो फिक्स हो गई जे की किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, लेकिन जे की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एम जे की फिर भी 2j+1 चॉइसेस हैं। तो ये उस एंगुलर डाइपोल की, मैग्नेटिक डाइपोल के ओरिएंटेशंस को फिक्स कर रहे हैं। 2j+1 ओरिएंटेशंस होंगे और वो ओरिएंटेशन इस तरह से फिक्स होंगे कि उनका z कंपोनेंट जो बने, आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर स्पेस में केवल उन लोकेशंस में पॉइंट कर सकता है ताकि उसका z कंपोनेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का कंपोनेंट इन वैल्यूज़ पे रहे। ओके दिस, तो जस्ट 2j+1 ओरिएंटेशन, जैसे ऑर्बिटल मोशन में केवल 2l+1 ओरिएंटेशन थे, जनरल एंगुलर मोमेंटम से अगर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है तो आपको केवल 2j+1 ओरिएंटेशंस मिलेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली जैसे हम स्पिन का एग्जांपल लें, ओके, स्पिन के लिए जे की वैल्यू हाफ होती है। अब मैं इसे एस नहीं कह रहा हूँ, जे ही हम इसे कह रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हाफ है, तो जे की वैल्यू हाफ है तो एम जे की दो वैल्यू बनती हैं, एक -½ और एक +½ ओके, तो दो ओरिएंटेशंस। तो आपका जो स्पिन मोशन के कारण अगर आपके डाइपोल्स बन रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स बन रहे हैं, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड के साथ सारे पॉसिबल एंगल पे वो नहीं रह सकता है, या तो वो इस एंगल पे रहेगा या इस एंगल पे। ओके यस, और इन जनरल ये तो j = ½ की बात है। हम जनरल कैलकुलेशन करेंगे, j की कोई भी वैल्यू हो, इनमें से कोई भी वैल्यू हो, एक पर्टिकुलर केस में एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन वो फिक्स्ड वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी, तो हम जनरल कैलकुलेशन कर लेते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी जे सिस्टम के लिए, किसी भी एंगुलर मोमेंटम सिस्टम के लिए हमारा पार्टीशन फंक्शन और वगैरह वगैरह चीज़ें, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह का आने वाला है, लेट्स ट्राई टू डू दैट। ये एक्सप्रेशन में हमें यूज़ करना है। अब क्योंकि हम जनरल एंगुलर मोमेंटम की बात करने वाले हैं, तो मैं ये जे को ड्रॉप कर दूंगा। पहले मैंने एल लिया था शुरू में ऑर्बिटल मोशन में, स्पिन में एस, जनरल में जे, लेकिन अब हम डिफ्रेंशिएट कुछ नहीं करने वाले हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड, तो μz सिंपली, ठीक है, -gμ भी, और m के साथ भी मैंने j ड्रॉप कर दिया। ये ध्यान रखना है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यू केवल हो सकती है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ j -j से +j तक इन जम्प्स ऑफ 1। ओके दिस टोटल 2j+1। इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है, अब हम अपने डिस्कशन पे लौटते हैं। हम पार्टीशन फंक्शन निकालना चाह रहे हैं। पार्टीशन फंक्शन में आप e⁻βe की ज़रूरत होती है। कोई पर्टिकुलर डाइपोल आपका है, उसकी इंटरेक्शन एनर्जी ये होती है -μ.h। यहाँ पे आप इसे cos थीटा के टर्म्स के बजाय सीधे इस फॉर्म में लिखें, हमारा मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलॉन्ग है। किसी भी जनरल केस में h है हमारा hz। इसको अगेन मैं क्वांटम मैकेनिक्स में इस चीज़ को मैंने कई बार आपको स्पेसिफाई किया है, हम जिस डायरेक्शन में फील्ड लगाते हैं हम उसी डायरेक्शन को z एक्सिस कहते हैं। ओके, ये सेंस नहीं है कि हमने पहले z एक्सिस चुन ली और फिर वहाँ फील्ड लगाया। आइडिया ये है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने इम्पोज किया उसी को हम z एक्सिस कह रहे हैं। तो अगर h = hz है तो म्यू, इस डॉट प्रोडक्ट में केवल म्यू का z कंपोनेंट पिक होगा। ठीक है, ax bx + ay by + az bz, और इसमें अगर केवल z कंपोनेंट है h में तो इसका भी केवल z कंपोनेंट पिक्चर में आएगा, μz hz। लेकिन hz को हम सिंपली h लिख रहे हैं, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड वहीं है, तो सिंपली दिस। तो आप देख रहे हैं μz का रोल, ये इंटरेक्शन एनर्जी जो है इसमें μz का रोल है, और μz क्वांटाइज्ड है। g म्यू बी माइनस, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, m अलग अलग वैल्यू, केवल m इतनी वैल्यू ले सकता है। ओके, m अगर ये वाली वैल्यू लेगा तो एनर्जी की कुछ वैल्यू बनेगी। डाइपोल अगर इस ओरिएंटेशन में है तो एनर्जी की कुछ वैल्यू बनेगी। लेकिन उसके बाद डाइपोल का अगला ओरिएंटेशन ये वाला पॉसिबल नहीं है कि वो 10 डिग्री पे भी रह सके और फिर 11 और 12 13, नहीं, उसके बाद उसका एंगल फिर फिक्स्ड है। तो एनर्जी की कुछ पर्टिकुलर ही वैल्यूज़ के ऊपर आपको सम लेना पड़ेगा। यहाँ हमें सारे पॉसिबल ओरिएंटेशंस के ऊपर इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। थीटा की सारी पॉसिबल वैल्यू अलाउड नहीं है। माना स्पिन हाफ है तो थीटा की केवल दो वैल्यू अलाउड हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला। j = 1 होगा तो 3 ओरिएंटेशन बन जाएंगे, j = 4 एंड हायर होगा तो आपके नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बढ़ेंगे, पर वो फिक्स्ड होगा, वो नंबर इनफाइनाइट नहीं होगा। दिस, तो हमें कुछ ही पॉसिबल ओरिएंटेशंस के ऊपर सम करना पड़ेगा। ओके दिस, और साथ में आप ध्यान करें, फिर से क्लासिकल वाला कैलकुलेशन आप देखें, हमने जब सिस्टम पूरे सैंपल का मैग्नेटाइजेशन कंप्यूट किया था तो हमने ये भी कैलकुलेट किया था कि अगर कोई म्यू किसी समय h के साथ थीटा एंगल पे है तो उसका h के अलोंग का कंपोनेंट कितना होता है, h के अलोंग का उसका कंपोनेंट होता है म्यू कॉस थीटा। क्योंकि हम मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है डाइपोल कहीं भी पॉइंट करे, एक एक डाइपोल इंडिविजुअली कहीं भी पॉइंट करे, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि सपोजिशन ये होता है बड़े सैंपल में बाकी कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल हर इंडिविजुअल डाइपोल का फील्ड के अलोंग का कंपोनेंट सर्वाइव करता रहेगा। तो हमें जब हम
सैंपल का मैग्नेटाइजेशन कंप्यूट करेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वांटिटी म्यू के बजाय होती है म्यू कॉस थीटा। एक एक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, म्यू कॉस थीटा। ओके, जिसे मैंने क्लासिकल वाले केस में एम थीटा लिखा था। मैग्नेटाइजेशन एक उसका, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में एक एक डाइपोल का मैग्नेटाइजेशन किस हद तक है, दिस म्यू कॉस थीटा। और फिर हमने जो एवरेज मैग्नेटाइजेशन निकाला था एक डाइपोल का एम थीटा को उसके होने की प्रोबेबिलिटी से पूरे सैंपल के ऊपर सम या एवरेज कर दिया था। ओके दिस, लेकिन म्यू कॉस थीटा, यहाँ हमें अगेन म्यू और कॉस थीटा के टर्म्स में अलग अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है। म्यू कॉस थीटा ही तो म्यू जेड है। अगर ये म्यू है और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है तो ये म्यू का जेड कंपोनेंट ही तो है। म्यू का जेड कंपोनेंट की तो हम वैल्यू को क्वांटाइज्ड है। ओके, इस फिगर में जो हम ये दिखा रहे थे कि ये वैल्यू या तो 2 या 1 या ये होगी, ये म्यू जेड की ही वैल्यू तो थी। ओके, तो म्यू जेड की वैल्यू क्वांटाइज हुई है जनरल केस में इस तरीके से, म्यू जेड की वैल्यू क्वांटाइज हुई है। एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी म्यू जेड को ही यूज़ करना है, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करना है। और जब हम म्यू कॉस थीटा लेंगे, म्यू कॉस थीटा की जगह सिंपली मैं म्यू जेड ले सकता हूँ। हाँ, ये म्यू का जेड कंपोनेंट है, तो हमें एवरेज वैल्यू म्यू के जेड कंपोनेंट की कंप्यूट करनी है। किस तरह से, एक डाइपोल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम कंप्यूट करेंगे। अच्छा, म्यू जेड को पी थीटा से मल्टीप्लाई करके। ओके दिस, मुझे म्यू कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, म्यू जेड सारी वैल्यूज़ के ऊपर सम या इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, थीटा की वैल्यूज़ तो डिस्क्रीट है। इस केस में देखें थीटा की केवल 2 वैल्यू। जनरल जे केस में, किसी और जे केस में हो सकता है अलाउड वैल्यूज़ 3 हो या 4 हो या 5 हो या 10 हो या 50 हो, लेकिन स्टिल वैल्यूज़ क्या हैं, डिस्क्रीट। डाइपोल या तो फील्ड के साथ इतना एंगल बनाएगा या फिर इतना एंगल बनाएगा या फिर इतना एंगल, केवल डिस्क्रीट वैल्यूज़ अलाउड हैं। तो यहाँ पे थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन नहीं करना है, समेशन। लेकिन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा फाई की सारी वैल्यूज़ अलाउड हैं। ये जो फिगर हमारा बनता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्पेस क्वांटाइजेशन का फिगर एक्चुअली 3 डायमेंशनल सोचना चाहिए। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा फाई की पूरी रेंज पॉसिबल है, कितनी, 2 पाई। तो इस कंप्यूटेशन को करते हुए थीटा के ऊपर तो हम सम करेंगे, लेकिन फाई के ऊपर जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल है 0 से 2 पाई तक वेरी कर सकता है, उसके ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, और इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, मैं कैलकुलेशन तो सीधे इस एक्सप्रेशन से करूंगा, पर इस तरह का एक्सप्रेशन इस केस में भी हम कैसे अराइव करेंगे, समेशन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। हम एवरेज वैल्यू म्यू जेड की निकालना चाह रहे हैं, आप इसी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू तो निकालना चाह रहे हैं। एक डाइपोल का मैग्नेटाइजेशन कंप्यूट करने के लिए फील्ड की डायरेक्शन में कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है एक डाइपोल के कारण, एम थीटा मतलब म्यू कॉस थीटा। म्यू कॉस थीटा इस केस में सिंपली म्यू जेड। तो म्यू जेड की एवरेज वैल्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए, म्यू जेड की वैल्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन हम कैनोनिकल एंसेंबल की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं सिस्टम को। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है e टू द पावर माइनस बीटा एच अपॉन दिस, और ये z अपने आप में क्या होता है, इस तरह के सारे टर्म्स का सम, e टू द पावर माइनस बीटा एच टाइप के टर्म्स का सम, नॉट बीटा एच, सॉरी, हाँ बीटा ई, एच वो हैमिल्टोनियन हो गया ई, लेकिन ई खुद कितना है, म्यू जेड इंटू एच विद अ माइनस साइन। तो अगर मैं ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे एक डाइपोल के कारण जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए मुझे ये इवेलुएट करना है। ओके, अगेन आप चेक कर सकते हैं जैसे हमने क्लासिकल केस में किया था, ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, लॉग एन जेड का अगर डिफरेंशिएट करें एच के रेस्पेक्ट में तो डिनोमिनेटर ये जनरेट होगा, न्यूमिनेटर में एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट फिर से एक्सपोनेंशियल देगा, और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा बीटा म्यू जेड। म्यू जेड तो हमको चाहिए, बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बीटा को हटाने के लिए 1 अपॉन बीटा। तो और इस प्रोसेस को करते हुए बीटा टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मेंटेन करें तब ये हो पाएगा। तो ये हमारा क्लासिकल केस का एक्सप्रेशन भी आया था। तो मतलब मैथमेटिक्स तो वही करनी है इस स्टेप के बाद, बस जब ये वाली कैलकुलेशन करनी है, ये z की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो वहाँ समेशन ना करके, इंटीग्रेशन ना करके थीटा के ऊपर केवल समेशन करना है। ओके, बस डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर, लेकिन उसके बाद की कैलकुलेशन सेम है। ओके, तो जैसे हमारा क्लासिकल केस में हुआ था, और तब टोटल मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है, एक एक डाइपोल का जो मैग्नेटाइजेशन है इतना कंट्रीब्यूशन है उसका, हमारे पास माना कुल मिला के n डाइपोल्स हैं सैंपल में, तो टोटल मैग्नेटाइजेशन ये, और आप इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो अगेन आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आगे हम सीधे इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, हम सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकाल देंगे, टोटल पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे सिस्टम का, उस पहले सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, उसको पावर n रेज करेंगे टोटल पार्टीशन फंक्शन, उससे f कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, और f का डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर मुझे मैग्नेटाइजेशन दे देगा। सो लेट्स डू दैट। सिंगल डाइपोल का पार्टीशन फंक्शन इवेलुएट करें, सिंगल पार्टिकल या सिंगल डाइपोल, उसका पार्टीशन फंक्शन
e⁻βi का सम कर दो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी के ऊपर। ये जनरल डेफिनेशन होती है किसी भी सिस्टम के लिए। ओके, ई की जगह -μzh, एक एक डाइपोल की जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो -μz टाइम्स h। तो दिस, अब ये सम आप एनर्जीज़ के ऊपर कर लो, या बीटा और h कांस्टेंट है। बीटा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, h उस समय मैग्नेटिक फील्ड कितने पे। तो डाइपोल्स में अलग अलग वैल्यू किस चीज़ की हो सकती है, μz उनके मोमेंटम का z कंपोनेंट, डाइपोल मोमेंट का z कंपोनेंट। और डाइपोल मोमेंट का z कंपोनेंट बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, उसके ओरिएंटेशन पे। लेकिन यहाँ सारे ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है कंटिन्यूसली 0 से 180 तक, केवल कुछ डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। तो आप समेशन चाहे एनर्जी के ऊपर करो अलग अलग करके या ओरिएंटेशंस के ऊपर, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि ओरिएंटेशन क्या है, डिस्क्रीट है, या μz के ऊपर ही समेशन कर दो। एनर्जी μz पे डिपेंड कर रही है, अगर आपको μz की अलग अलग वैल्यू पता है, सारी पॉसिबल वैल्यू पता है, तो उनके ऊपर सम कर दो। μz की पॉसिबल वैल्यू एक्चुअली आपको पता है, -g और μb इसमें कांस्टेंट हैं, ये m के साथ वेरी करती है। m को आप अलग अलग वैल्यू देंगे, -j वैल्यू देंगे तो ये अलग बनेगा, ये वाली वैल्यू देंगे अलग बनेगा, ये वाली वैल्यू देंगे अलग बनेगा। लेकिन m की अलाउड वैल्यू केवल यही है, तो μz की अलाउड वैल्यूज़ मुझे पता हैं। तो अब μz की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन में, जो पिछले पेज पे वो था, -g टाइम्स μb इंटू m, वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। और अब मैं सिंपली सम को लिख रहा हूँ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं सम एनर्जी के ऊपर करूँगा कि ओरिएंटेशन के ऊपर करूँगा कि μz के ऊपर करूँगा, सम मैं केवल m के ऊपर करूँगा। m जब अलग अलग वैल्यू लेता है, जो कि ये वैल्यूज़ हैं -j से +j तक इन यूनिट्स ऑफ 1, तभी तो μz की अलग अलग वैल्यू बनती हैं। μz की अलग वैल्यू मतलब अलग अलग ओरिएंटेशन जो डाइपोल के अलाउड हैं वो, और अलग अलग ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग तो उसकी अलग अलग एनर्जी बनती है। तो अलग अलग एनर्जी पे सम करना है, मतलब जे की इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर सम करना है। सिंपली इस एक्सप्रेशन को लास्ट में इसको दिस। ओके, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने और लिखे हैं। अगेन मैंने यहाँ पे जस्ट एक बार रिमाइंड कराने के लिए लिखा है, ये m को टेक्निकली हमें mj लिखना चाहिए। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो जो जनरल हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसके करस्पॉन्डिंग है। ओके, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न का कोई इश्यू नहीं है, हम ऑर्बिटल और स्पिन मोशन को यहाँ पे साथ में कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो लेट मी राइट सिंपली इट एज m, वन थिंग। दूसरा, आप क्लासिकल केस में जाइए। क्लासिकल केस में इसको हमने इंटीग्रल में कन्वर्ट किया था, लेकिन वहाँ एक थीटा के इंटीग्रल के साथ एक फाई का इंटीग्रल भी था, क्योंकि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा दिस। क्लासिकल केस में थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यू थी, इस केस में थीटा की वैल्यू डिस्क्रीट हो गई। तो थीटा के कारण जो कंट्रीब्यूशन आना है, अलग अलग ओरिएंटेशंस के कारण, थीटा ओरिएंटेशंस के कारण जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो तो इस समेशन में आ गया। m की वैल्यू -j से +j तक इस समेशन को इवैल्यूएट कर देंगे। बट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा फाई की भी तो पूरी रेंज पॉसिबल है। इस फिगर को मैं अगेन एक बार और रेफर करूँगा। ये फिगर हम केवल 2 डायमेंशन में बना रहे हैं, ये फिगर एक्चुअली 3 डायमेंशन में है। थीटा माना ये 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ये एंगल, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, क्वांटम मैकेनिक्स ने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं भाई आपका एंगल कल 30 डिग्री हो सकता है डाइपोल का, पर 30 डिग्री जेड एक्सिस के साथ एंगल रखने के कई तरीके हैं। अगर पूरे एक कोन में ये वेक्टर घूम जाए जेड एक्सिस के अबाउट, तो फिर भी उसका जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन स्टिल होल्ड करेगी। इसका मतलब ओरिएंटेशन 30 डिग्री ये वाला भी है, और ये वाला भी है, और ये वाला भी है, ये वाला भी है। पूरा एक कोन जो है, कोन मतलब 2π, फाई एंगल में जो 2π का चेंज हो रहा है उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो फाई का जो कंसिडरेशन है वो सिंपली वैसे ही होगा। आप अब की बार फाई वेरिएबल के ऊपर इंटीग्रेट कर दो सीधे, फाई का वेरिएशन कंटिन्यूस है और फाई की रेंज होती है 0 से 2π तक, तो डायरेक्टली फाई का फैक्टर ये। ओके, ये नॉर्मली मेरे को तो किसी भी बुक में डिस्कशन में ये वाला फैक्टर नहीं मिला, मैंने इसीलिए इसे अलग ब्लू पेन से लिखा है, बट ये फैक्टर होना चाहिए। जब हम पार्टीशन फंक्शन इवैल्यूएट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं पार्टीशन फंक्शन में सारी पॉसिबल एनर्जीज़ या सारी पॉसिबल ओरिएंटेशंस के ऊपर वो आना चाहिए, तो ये जो है थीटा बराबर 30 पे एक ओरिएंटेशन ये, और थीटा बराबर 30 पे ये दूसरा ओरिएंटेशन है। इसे आप डिजेनरेसी फैक्टर सोच सकते हैं, एक ही एनर्जी के करस्पॉन्डिंग लेकिन 2 ओरिएंटेशन है, लेकिन ये 2 नहीं है, ये कुल मिला के फाई इक्वल टू 0 से 2π तक के ओरिएंटेशन है। तो जो करस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी फैक्टर है वो है 2π। लेकिन ये फैक्टर लास्ट में हम देखेंगे, जो हम मैग्नेटाइजेशन इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं वहाँ इस फैक्टर का रोल ख़त्म हो जाएगा। ओके दिस, बट मैंने यहाँ पे इसे इसीलिए मैंने अलग से ब्लू पेन से लिखा है। ओके दिस, सो तो अब मुझे केवल ये सम इवैल्यूएट करना है। अगेन मैं यहाँ पे एक और चीज़ रिमाइंड कराऊंगा,
एक पर्टिकुलर सिस्टम आपका है, एक पैरामैग्नेटिक सॉल्ट आपका है, तो उसके लिए जे की कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, जे की वैल्यू से 1 हो सकती है। उस पर्टिकुलर सैंपल में ऐसा हो सकता है जो मैग्नेटिक डाइपोल बन रहे हैं वो जे इक्वल टू 1 के कारण बन रहे हैं। कोई दूसरा मटेरियल है आपका, दूसरा सैंपल है, उसमें हो सकता है जे इक्वल टू 3/2 के कारण आपके मैग्नेटिक डाइपोल्स बन रहे हो, बट फॉर अ गिवन सैंपल जे इज़ फिक्स्ड। ओके दिस। तो अब ये 2 पाई का फैक्टर जो है दैट इज़ द डिजेनरेसी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट फाई ओरिएंटेशंस। ओके, अगेन यहाँ पे जस्ट इस वैल्यू को नोट करने के लिए कि m की वैल्यू का मतलब क्या होता है, माना आप स्पिन हाफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर j की वैल्यू हाफ है तो एम जे या तो माइनस हाफ होता है या प्लस हाफ, केवल दो वैल्यू, माइनस जे से लेकर प्लस जे तक 1 का डिफरेंस। ओके, ये जो फंक्शन है मैं इसे सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ, इसमें बीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, म्यू बी बोर मैग्नेट्रॉन वो तो कांस्टेंट है ही, एच पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस समेशन में जो अलग अलग टर्म्स में वेरी कर रही है क्वांटिटी वो केवल m है। m की वैल्यू कभी माइनस जे, कभी माइनस जे में एक बढ़ के माइनस जे प्लस 1, कभी एक और बढ़ के माइनस जे प्लस 2 और लास्ट में जे। तो केवल आपका ये वाला फैक्टर चेंज हो रहा है, बाकी ये सब फैक्टर सेम है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा रख दूँ, बीटा जी म्यू बी एच को मैं अल्फा रख दूँ, तो बेसिकली मेरा पार्टीशन फंक्शन जो मुझे इवेलुएट करना है वो ये है। 2 पाई का फैक्टर मैंने समेशन से बाहर ले लिया, ठीक है, जो कि फाई की डिजेनरेसी के कारण आ रहा है। दिस m इक्वल टू माइनस जे से जे तक इसका सम करो। अब ये सम आप नॉर्मली कर सकते हैं, बट मैंने लेट मी क्विकली रिमाइंड, m को अगर मैं अलग अलग वैल्यू दूँ माइनस जे, तो ये ई टू पावर अल्फा जे, अगले टर्म में जे माइनस 1 रखा ये टर्म, अगले टर्म में माइनस जे प्लस 1, लोएस्ट वैल्यू से शुरू करके एक एक बढ़ाते हैं, अगले में माइनस जे प्लस 2 ये, और लास्ट में m की जगह जे रखेंगे तो माइनस अल्फा जे। आपको ये सीरीज़ सम करनी है जिसमें कुल मिला के 2j प्लस 1 टर्म्स हैं। m की वैल्यू अगर माइनस जे से प्लस जे तक वेरी कर रही है इन यूनिट्स ऑफ 1, तो कुल मिला के आपके पास 2j प्लस 1 स्टेप्स होंगे। ये अगर आप इसे उस ओरिएंटेशन के टर्म में सोचें, माना मैं 5 ओरिएंटेशन वाला एग्जांपल आपको दिखाऊं जो हमने पीछे भी ड्रॉ किया था, माना ये 5 ओरिएंटेशन है, इस ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग ये ई टू पावर माइनस बीटा ई का फैक्टर है, ये वाला, ये अगले ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग का, फिर ये अगले के करस्पॉन्डिंग का, और ऐसे ये लास्ट वाला इस ओरिएंटेशन। यही पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। तो उन ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग जो बोल्ट्जमैन फैक्टर आता है जिससे हम z कंप्यूट करते हैं, वो बोल्ट्जमैन फैक्टर्स ये और ये और ये और ये हैं, और इन सबको ऐड कर दिया तो पार्टीशन फंक्शन बन गया। ओके, अब आप इस समेशन को कर दीजिए। ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ई टू पावर अल्फा जे, इसमें भी ई टू पावर अल्फा जे है, इसमें भी ई टू पावर अल्फा जे, लेकिन इसमें ई टू पावर माइनस अल्फा भी है, इसमें ई टू पावर माइनस 2 अल्फा। तो दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन रेशियो है ई टू पावर माइनस अल्फा। तो सम का फॉर्मूला आपको पता होगा किसी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का n टर्म्स तक, a r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, a बीइंग द फर्स्ट टर्म एंड r बीइंग द कॉमन रेशियो और n बीइंग द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज़। तो यहाँ पे e की पावर a की जगह ई टू पावर अल्फा जे, कॉमन रेशियो ई टू पावर माइनस अल्फा, नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है 2j प्लस 1। तो ये फार्मूला ये हो गया। इस फार्मूले को हम थोड़ा मसाज करके लिखें, ठीक है, यू कैन सी द कैलकुलेशंस ओवर हियर, मेरा यहाँ पे पढ़ के कोई सेंस नहीं है। ओके, लेकिन डेरिवेटिवली मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ला रहा हूँ। यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह ई टू पावर माइनस अल्फा बाई 2 कॉमन लिया। उसका रीज़न ये है, अभी ये एक्सपोनेंशियल जो हैं, एक टर्म दूसरा टर्म, इन दोनों एक्सपोनेंशियल को मैं एक साथ शामिल कर सकता हूँ, पर इसका एक्सपोनेंशियल और इसका एक्सपोनेंशियल तब अलग है। इसका माइनस साइन के साथ अल्फा जे प्लस अल्फा और इसका केवल अल्फा जे। ऐसी डिनोमिनेटर में इसका एक्सपोनेंट माइनस अल्फा और इसका ई पावर 0 मतलब 1। लेकिन अगर मैं ई टू पावर माइनस अल्फा बाई 2 दोनों जगह कॉमन लेता हूँ जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो अब फर्स्ट टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो भी ई टू पावर माइनस अल्फा कॉमन लेके जे प्लस हाफ, और दूसरे का एक्सपोनेंट भी ई टू पावर अल्फा जे प्लस हाफ, ई टू पावर माइनस थीटा प्लस या माइनस बीच में ई टू पावर प्लस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक या हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस बनने को तैयार है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। और इस समय जो ये हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन बनेगा, अगर आप दोनों साइड एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 1 से, ई टू पावर प्लस थीटा माइनस ई टू पावर माइनस थीटा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, 2 का फैक्टर आता है, पर 2 का फैक्टर यहाँ भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है सिंगल डाइपोल का जो पार्टीशन फंक्शन है, अब मैंने बीच में 2 पाई का फैक्टर छोड़ दिया था। ओके, ओवरऑल उसका कोई रोल नहीं है, बट जस्ट टू क्लैरिफाई हमें ये भी लिखना चाहिए हमेशा। 2 पाई का फैक्टर, ये 2 पाई का फैक्टर 5 डिजेनरेसी के कारण जो आ रहा है, न्यूमरेटर साइन हाइपरबोलिक किसका, अल्फा टाइम्स जे प्लस हाफ का, और दिस फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ जे
जो सिंगल पार्टिकल के कारण जो पार्टीशन फंक्शन में कंट्रीब्यूशन है वो इतना है। ओके, अल्फ़ा जो है, लेट मी अगेन राइट ओवर हियर, बीटा जी म्यू बी एच, कुछ कॉन्स्टेंट्स एक्सपेरिमेंटली जो उस समय जो बीटा टेम्परेचर, जी उस सिस्टम का लैंडेज फैक्टर फिक्स्ड, म्यू बी ये तो कांस्टेंट है, बोर मैग्नेट्रॉन, एच जितना उस समय मैग्नेटिक फील्ड है, इन सब कांस्टेंट्स को मिला के एक कांस्टेंट है अल्फ़ा। ओके दस, तो अब सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकल गया, अब कुछ नहीं करना है, टोटल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकालो, इसको n पावर्स रेज करके उसका लॉग लो, माइनस KBT से मल्टीप्लाई करो, f बनेगा, f पे ये ऑपरेशन करो, मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। सो लेट्स डू दैट। मैंने z का एक्सप्रेशन अगेन यहाँ पे रिराइट किया है। ओके, यहाँ मैंने अल्फ़ा की वैल्यू को अगेन रिटर्न कर दिया। ओके, इस एक्सप्रेशन में लेकिन एक चीज़ देखिए आप, ये क्वांटिटी जो है आप देख सकते हैं बीटा, हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जी और म्यू बी को अगर आप कांस्टेंट भी मान लें, हाँ आपने अपना एक बार सैंपल पिक कर लिया था, फिक्स्ड है, एच मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और साथ में जे की वैल्यू, उस माना आपने सैंपल फिक्स कर भी दिया, लेकिन फिर भी उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें वो जो मैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है वो जे की किस वैल्यू के कारण आ रहा है, मतलब उस सैंपल में जे की वैल्यू कितनी है, उसे इस तरह से कहना चाहिए, उसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है, एक एक मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है, वो जे बराबर जीरो के कारण बन रहा था, जे बराबर जीरो के कारण तो नहीं बन सकता है, जे बराबर जीरो है मतलब एंगुलर मोमेंटम नहीं है, और एंगुलर मोमेंटम नहीं है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा, पर बाकी केस जे बराबर हाफ के कारण है या 1 के कारण या 2 के कारण, तो ये जो क्वांटिटी है पार्टीशन फंक्शन, ये बीटा एच और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जे पे भी डिपेंड करेगी। ओके, आपने एक बार एक सैंपल पिक कर लिया तब तो जे चेंज नहीं होगा, लैब में आप बीटा और एच को लगातार चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए जे क्या है फिक्स, बट स्टिल ये एक्सप्रेशन जे पे इस तरह से जरूर डिपेंड करेगा, अलग अलग सैंपल्स के लिए तो जे बदल जाएगा। ओके, हो सकता है किसी मटेरियल में जे की वैल्यू हाफ हो केवल, और किसी मटेरियल में हो सकता है जे की वैल्यू 4 हो, तो डिपेंडिंग ऑन दिस मटेरियल। ओके, टोटल पार्टीशन फंक्शन, इसको पावर n रेज कर दो, अगेन रिमाइंडर 1/फैक्टोरियल n का फैक्टर नहीं आएगा, इंडिस्टिंग्विशिबिलिटी का नोशन इस समय नहीं है, डाइपोल्स हमारे सैंपल में लोकलाइज्ड हैं, f इतना हो जाएगा, ठीक है, माइनस KBT लॉग ऑफ z, z खुद है z पावर n, तो लॉग लेंगे तो n बाहर दिस, तो माइनस KBT n लेना है और इस फैक्टर का लॉग ले लेना है, तो वो मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस KBT लॉग पहले इस फैक्टर का लॉग ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ दिस फैक्टर माइनस लॉग ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ दिस फैक्टर, और ये 2 पाई, ये एक ओवरऑल कांस्टेंट है। अगर मैं f की एब्सोल्यूट वैल्यू में इंटरेस्टेड होता तो इस फैक्टर का असर पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं केवल मैग्नेटाइजेशन की कर रहे हैं, और मैग्नेटाइजेशन ऑफ सैंपल हमने ऐसे कंप्यूट करना है, इस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में कीपिंग t कांस्टेंट, ये फैक्टर या इसके बाहर जो साथ जो और फैक्टर्स बाहर से मल्टीप्लाइड हैं, इनमें h कहीं नहीं है, h केवल यहाँ है और यहाँ है, तो डिफरेंशिएशन में केवल इन टर्म से कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए नॉर्मली बुक्स में आपको ये फैक्टर ओमिटेड दिखता है, बट मैथमेटिकल रिगर के लिए हमें ये लिखना चाहिए, बाद में चाहे हम ओमिट कर दें, बट एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए इस कैलकुलेशन में ये फैक्टर भी आता है। आप थीटा ओरिएंटेशंस के ऊपर ऐड या सम जो भी करो, लेकिन फाई के ओरिएंटेशंस के ऊपर भी आपको कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, तो फाई के ऊपर का कंट्रीब्यूशन। ओके, तो इस पॉइंट के बाद ये इररिलेवेंट हो जाएगा हमारे लिए ये टर्म ओवरऑल, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हम ऐसे निकालेंगे, एच के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करो और एक माइनस साइन भी है, तो माइनस से KBTN प्लस हो गया, लॉग का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में साइन हाइपरबोलिक, और साइन का डिफरेंशिएशन खुद कॉस हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस में साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक विदाउट एनी माइनस साइन, कॉस हाइपरबोलिक उसी फंक्शन का, और डिफरेंशिएशन आप h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लास्ट में आपको इतना फैक्टर और मिलेगा, बीटा जी म्यू बी इंटू जे प्लस हाफ, ये बाहर से मल्टीप्लाई। ऐसे ही सेकंड फैक्टर को करेंगे डिफरेंशिएट, साइन हाइपरबोलिक डिनोमिनेटर में जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक ऊपर आएगा, मैंने सीधे उसको कॉट हाइपरबोलिक लिख दिया है, यहाँ भी मैं सीधे लिख सकता था पर यहाँ मैंने अलग अलग स्टेप्स दिखाए हैं। सेकंड टर्म में लॉग के कारण साइन नीचे जाएगा, फिर कॉस आएगा, कॉट हाइपरबोलिक, और एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बीटा जी म्यू बी बाई 2 दिस। ओके, बीटा जी म्यू बी दोनों में, इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ दिस, तो ये कॉट हाइपरबोलिक बीटा जी म्यू बी h, और इस फैक्टर को मैंने 2j प्लस 1/2 लिखा है, 2j प्लस 1/2, और बाहर का फैक्टर भी इतना कॉमन ले लिया 2j प्लस 1/2, और सेकंड फैक्टर में बीटा जी म्यू बी बाहर लेने के बाद एक हाफ है और अंदर भी एक हाफ का फैक्टर है कॉट हाइपरबोलिक। ओके, यस,
इन फंक्शंस को आप और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ओके दिस। और जो हमने बीटा कॉमन लिया बाहर, वो के बी टी को कैंसिल करेगा, 1/kBt के बराबर होता है दिस। तो सिंपली ये बन गया एक्सप्रेशन। अब इसको हम नॉर्मली जिस फॉर्म में इसका डिस्कशन करना आसान होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसे कह सकते हैं। इस फैक्टर को बीटा जी म्यू बी एच, जिसे मैंने पीछे अल्फ़ा रखा था, अब मैं उसे x/j लिखूंगा। मतलब x हम एक नया वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, बीटा जी म्यू बी एच के साथ j की वैल्यू भी मल्टीप्लाइड है, ओके। आप देखेंगे यहाँ बीटा जी म्यू बी एच तो है लेकिन j नहीं है, तो j हम यहाँ डेलिबरेटली कॉमन लेंगे। एक j अगर आप यहाँ इंट्रोड्यूस करें तो एक j यहाँ डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो ये फैक्टर कितना हो जाएगा 2j + 1/2j। ऐसे ही बीटा जी म्यू बी एच एक j से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, तब बीटा जी म्यू बी एच के साथ j, उसको हम x लिख देंगे, तो ये फैक्टर बनेगा कॉट हाइपरबोलिक x/2j। ऐसे ही इसको x अगर हमने बनाया तो एक j यहाँ एक्स्ट्रा आएगा, 2j + 1/2, 2j यहाँ 2j डिनोमिनेटर में। और तब जो स्टैंडर्ड इसका एक फॉर्म बनने वाली है, ये फैक्टर क्योंकि 2j + 1/2j टाइम बन रहा है, अगर मैं इसे x लिख रहा हूँ तो इस फैक्टर को भी हम ज़बरदस्ती 2j + 1/2j बनाते हैं। मतलब इस ओवरऑल ब्रैकेट से बाहर आप एक j से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक j से यहाँ डिवाइड और एक j से यहाँ डिवाइड। तो अगर मैं ये सारी चीज़ कर दूँ, x को ये सब्स्टिट्यूट और ये j का मैनिपुलेशन कर दूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, वो ये रहा Ng म्यू बी, एक j से मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, 2j + 1/2j, एक j से बाहर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो 2j + 1/1j मैं यहाँ ले सकता हूँ, ये हो गया कॉट हाइपरबोलिक। बीटा जी म्यू बी एच के साथ एक j और मिल जाए तो हम उसे x लिख देंगे, इसे x लिख दिया, एक एक्स्ट्रा j जो सप्लाई किया वो एक एक्स्ट्रा j यहाँ डिवाइड कर दिया, और ऐसे ही सेकंड फैक्टर में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जानबूझ के हमने किया है, ये इस मैग्नेटाइजेशन की एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसे कह रहा हूँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ ये लिखा है 2j + 1/2j कॉट हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू 2j + 1/2j माइनस 1/2j कॉट हाइपरबोलिक x/2j, इस फंक्शन का अपने आप में एक नाम है। इनफैक्ट इसे हम एक स्पेशल फंक्शन कहते हैं, ये है ब्रिलियन फंक्शन। जैसे क्लासिकल केस में हमारे पास लैंजुइन फंक्शन आया था कॉट हाइपरबोलिक x - 1/x। क्लासिकल केस में जब हमने मैग्नेटाइजेशन कंप्यूट किया था अपार्ट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ n एंड म्यू, ये था। इस फैक्टर को हमने कहा था इसे हम अपने आप में एक फंक्शन वो करेंगे। इस फंक्शन का बिहेवियर अलग अलग वैल्यू के लिए हम इस तरह का ग्राफ है, तो इस फंक्शन की का बिहेवियर पता है तो हम मैग्नेटाइजेशन को उसके टर्म्स में स्टडी कर सकते हैं। वही आइडिया यहाँ पे भी है। ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन हमको मिला, इसको हम अलग से एक फंक्शन घोषित कर देते हैं, ब्रिलियन फंक्शन। और ब्रिलियन फंक्शन को अगर हम स्टडी कर लेंगे कि जब उसका आर्ग्यूमेंट स्मॉल या लार्ज होता है, एक्स की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, तो फिर मैं मैग्नेटाइजेशन के बारे में वहीं से बता सकता हूँ। ओके, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो ये जो फंक्शन है ब्रिलियन फंक्शन, ये डेफिनेशन है फॉर ब्रिलियन। लेकिन ब्रिलियन फंक्शन केवल आर्ग्यूमेंट एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये जे की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। इसकी डेफिनेशन है 2j + 1/2j कॉट हाइपरबोलिक x, 2j + 1/2j माइनस 1/2j कॉट हाइपरबोलिक x। इसको देखो कि जो हम जबरदस्ती वो j का मैनिपुलेशन कर रहे थे, उससे हुआ क्या है, बाहर मल्टीप्लाइंग फैक्टर फर्स्ट टर्म में 2j + 1/2j और अंदर भी x के साथ 2j + 1/2j कॉट हाइपरबोलिक, और दूसरे टर्म में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/2j और यहाँ भी x के साथ 1/2j। इसीलिए मैंने इसे x/2j ना लिख के ऐसे लिखा है दिस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ब्रिलियन फंक्शन की। तो इस फंक्शन में, इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो मेरा जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल है सिंपली दिस ब्रिलियन फंक्शन। ब्रिलियन फंक्शन यहाँ पे हमने प्लॉट कर रखा है अलग अलग x की वैल्यू के साथ। ओके, x हमारे केस में ये है, मैं अगेन आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, x हमने इस चीज़ को पुट किया है, ये बीटा जी म्यू बी एच और साथ में एक j, इसे हमने x लिखा है। लेकिन इसके साथ जो ब्रिलियन फंक्शन का वेरिएशन है, अब ये j की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। कौन सा j, स्पिन हाफ वाला j कि j = 1 वाला कि 3/2 वाला, 5/2 वाला, आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस j वैल्यू के कारण आ रहा है उस सैंपल में, तो वो वाली j वैल्यू। तो अलग अलग j वैल्यू के लिए अगर इस ब्रिलियन फंक्शन का ग्राफ देखें तो ये रफली ऐसा आता है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये बल्कि थोड़ा गलत बन गया। ओके, j = हाफ के लिए ये ग्राफ इस तरह से है, j = 1 के लिए ये, j = 3/2 के लिए ये। जनरल नेचर कैसा है इन ग्राफ्स का, x जब 0 होता है तो 0 से स्टार्ट होते हैं, j की कोई भी वैल्यू हो, और जैसे जैसे x बढ़ता है ये ग्राफ राइज करके 1 तक पहुंचते हैं, लेकिन वो 1 की वैल्यू को एसिम्प्टोटिकली टच करेंगे। लैंजुइन फंक्शन का बिहेवियर भी लगभग ऐसा ही होता है, x = 0 पे 0
और x बढ़ने के साथ वहाँ j का कोई कंसेप्ट नहीं होता है ऐसे। तो ये जनरल शेप तो इनकी ऐसी है, बस डिफरेंस क्या है, j इक्वल टू हाफ के लिए ये ग्राफ बहुत रैपिडली राइज कर रहा है, ये ग्राफ इन सबसे ऊपर है। j इक्वल टू 1 का ग्राफ हाफ वाले से नीचे है लेकिन बाकी एंगुलर मोमेंटम से ऊपर है। तो इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में देख सोचें, j की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है ये ग्राफ नीचे 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 आता है। और अगर मैं j इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए कर्व प्लॉट करूँ, ब्रिलियन फंक्शन j इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए हम प्लॉट करें तो वो भी लगभग, अभी थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये भी लगभग इसी प्रकार का कर्व होगा। इनफैक्ट j इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए जो ब्रिलियन फंक्शन है वो लैंगुइन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे दोनों ग्राफ बनाते हुए मैं इसीलिए कह रहा था थोड़ा गलती ये हुई है, ये वाला ग्राफ जो है ये इससे मैच करना चाहिए था और बाकी कर्व्स उससे ऊपर और ऊपर और ऊपर होने चाहिए थे। लेकिन जनरल शेप ऐसी होगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, राइज करेंगे और एसिम्प्टोटिकली इस वैल्यू 1 को टच करेंगे। ओके बस। तो अब मेरा जो क्लासिकल और क्वांटम रिजल्ट मैंने इसके साथ लिखे भी हैं। क्लासिकली हमें जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सैंपल मिला था n म्यू टाइम्स द लैंगुइन फंक्शन, लेकिन वहाँ पे लैंगुइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है बीटा म्यू एच, बीटा 1/kBt टेम्परेचर और म्यू एक एक डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड इनटू एच मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्वांटम केस में एन जी म्यू बी जे, एन सैंपल में कितने डाइपोल्स हैं, जी लैंडेज फैक्टर ये भी आ रहा है इसमें, म्यू भी बोर बाइंगटॉन ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, जे वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में को मैग्नेटिक मोमेंट किस जे वैल्यू से मिल रहा है सपोर्ट, वो ब्रिलियन फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जे और ब्रिलियन फंक्शन का आर्गुमेंट अगेन बीटा जी म्यू बी एच जे। बस तो ये हमारा कैलकुलेशन वाइज ये पार्ट कंप्लीट हो गया। बट लेट्स डिस्कस सम स्पेसिफिक केसेस। पहले तो जैसे मैंने पहले कहा, बीजे जो फंक्शन है, ब्रिलियन फंक्शन जो है ये लैंगुइन फंक्शन का काउंटर पार्ट है। क्लासिकल केस में लैंगुइन फंक्शन मिला और उसी कैलकुलेशन को आपने क्वांटम तरीके से किया तो वहाँ पे आपको ब्रिलियन फंक्शन। ओके, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली, मतलब अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि जे इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पर ये फंक्शन इसमें चेंज हो जाएगा, तो आपको एक और चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, जे की वैल्यू के साथ जी की वैल्यू भी चेंज होती है, लैंडेज फैक्टर भी चेंज होता है। ओके, उसको बहुत सिंपली तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, माना ये फैक्टर देख लें, आप इस एक्सप्रेशन को देख लें, अगर जे की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रही है, लार्जर एंड लार्जर, तो ऐसे थोड़ी हो रहा होगा कि डाइपोल जो हैं वो ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रेंथ के बन रहे होंगे, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ के। जे बढ़ने से स्ट्रेंथ पे चेंज फ़र्क पड़ सकता है, पर जे टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे म्यू जे टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं होगा, म्यू जे फाइनाइट ही रहेगा। तो अगर ये फैक्टर इन्फिनिटी हो रहा है तो इसकी, इस एक्सप्रेशन की फाइनाइटनेस कैसे कंट्रोल होती है, ये लैंडेज फैक्टर जो है ये डिक्रीज़ करेगा। इनफैक्ट जे और जे के बीच रिलेशन भी होता है, जी और जे, लेकिन मैं वो भी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे ये पॉइंट करना चाह रहा हूँ। आप इस यहाँ पे कोई भी लिमिट अगर ले रहे हैं, माना मैं ये लिमिट कह रहा हूँ कि आप जे टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला केस देखें, तो जे टेंडिंग टू इन्फिनिटी का केस देखते हुए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जे टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो करस्पॉन्डिंगली जी की वैल्यू मस्ट टेंड टू 0, तो अप्रोप्रिएट आपको जी पे भी वो करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ केयरफुल लिखा है। बट अदरवाइज आप ये शो कर सकते हैं, अगर आप इस एक्सप्रेशन की जे टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इनफैक्ट शायद ये हम शो करेंगे, लेट्स सी इन द लेक्चर, बट दिस, और ये ब्रिलियन फंक्शन लैंगुइन फंक्शन। ओके, सबसे लोवेस्ट नॉन ट्रिवियल केस जो हो सकता है, जिसको मैं आगे थोड़ा सी और डिस्कस करूंगा, जे की जो मिनिमम वैल्यू है मैथमेटिकली तो 0 हो सकती है, पर अगर एंगुलर मोमेंटम 0 है और जे अगर 0 होता है, ओके, तब तो ब्रिलियन फंक्शन 0 होता है, मैग्नेटाइजेशन वगैरह कुछ उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम ही नहीं है तो मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं बनेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनेंगे तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, तो वो नॉन ट्रिवियल केस है। लेकिन जो सबसे लोएस्ट वैल्यू जे की पॉसिबल है नॉन ट्रिवियल वाली, वो जे बराबर हाफ, जिसके लिए ब्रिलियन फंक्शन ऐसा दिखता है। और उस केस में अगर आप ब्रिलियन फंक्शन इवेल्युएट करें, जे बराबर हाफ है तो मतलब 2j की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 2/1, ये फैक्टर 2 कॉट हाइपरबोलिक x इंटू 2, तो कॉट हाइपरबोलिक 2x माइनस 2j की वैल्यू 1, तो ये 1 कॉट हाइपरबोलिक x, ये। और आगे हम देखेंगे ये बेसिकली tan हाइपरबोलिक x के बराबर बनता है। डेफिनेटली कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या हाइपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी, हाइपर ज्योमेट्रिक, जो इनको कनेक्ट करती है, बट इसको स्पिन हाफ वाले केस को हम अलग से भी डील करेंगे। ओके दिस, हाँ, इस केस में एक और चीज़ का ध्यान रखें, जे बराबर हाफ, प्योर स्पिन का केस आप इसे सोच सकते हैं कि हाँ, स्पिन के कारण ही टोटल मैग्नेटिक मोमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। स्पिन मोशन के लिए जी की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, लैंडेज फैक्टर स्पिन के लिए ट्वाइस होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्बिटल मोशन, तो उसके लिए जी, तो वो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बल्कि यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, जे बराबर हाफ के लिए जी इंटू जे का प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 2 × 1 हाफ। इन जनरल ये हमेशा ट्रू होगा,
जे अगर भले ही बढ़ता भी रहे लेकिन जी इंटू जे का प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा। ओके दिस, तो उसकी फाइनाइटनेस इंश्योर करने के लिए ये है जी मस्ट टेंड टू 0। ओके दिस एक्स जो फैक्टर है, ये हमारे लैंग्वेज फैक्टर का जो आर्ग्यूमेंट, ब्रिलियन फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है इतना है। अगर मैं बीटा की जगह 1/kBt रख दूं, अगेन ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जे किसी सैंपल के लिए कांस्टेंट है, ये एच और टी की लड़ाई है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन करना चाह रहा है, टेम्परेचर उसे डिसोरिएंट करना चाह रहा है, तो किस हद तक आपको मैग्नेटाइजेशन अचीव होने वाला है वो एच और टी की लड़ाई पे डिपेंड करता है। क्लासिकल केस में तो ये रेशियो म्यू एच अपॉन KBT था। ओके एनर्जीज़ का रेशो, यहाँ पे ये रेशो है। अगेन ये एनर्जीज ही हैं, आप देख सकते हैं KBT एनर्जी है और जी तो एक नंबर है, जे भी एक नंबर है, म्यू भी इंटू एच ये भी वही बनेगा आपका। तो दिस ओके, तो ये एनर्जीज़ का, लेकिन मैं सिंपली अब इसे यही कहूँगा, अच्छा एच और टी की फाइट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो मैग्नेटाइजेशन को डेफिनेटली प्रमोट करेगा, टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग है तो वो डिसोरिएंटेशन को प्रमोट करेगा। तो दिस इज अ फाइट बिटवीन फील्ड एच एंड टेम्परेचर टी। लेकिन ये फाइट आप देख रहे हैं जे डिपेंडेंट भी है, अलग अलग मटेरियल के लिए जे की वैल्यू के हिसाब से ये पैरामीटर, माना कि 2 सब्सटेंस आपके पास हैं, आपने 2 सब्सटेंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स माना उनके लिए सेम है, फॉर एग्जांपल जी फॉर सम रीज़न उनके लिए सेम है, म्यू भी सेम है, के भी सेम है, एच और टी भी आपने सेम रखे हुए हैं दोनों सैंपल्स के लिए, पर दोनों सैंपल के लिए जे की वैल्यू अलग है, जे का ओरिजिन अलग अलग तरीके से है, तो दोनों के लिए जे की वैल्यू अलग है, तो एक्स की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो हो सकता है एक्स की वैल्यू एक के लिए कम बने उन्हीं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, और दूसरे के लिए उसी कंडीशन में एक्स की वैल्यू ज़्यादा बने। तो एक्स की वैल्यू कम है या ज़्यादा है उसके हिसाब से ब्रिलियन फंक्शन की वैल्यू वेरी करती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं सारी इस समय आपके पर्टिकुलर सैंपल पे भी डिपेंड कर रही हैं, उसके एंगुलर मोमेंटम पे भी डिपेंड कर रही हैं। ओके बस 2 पर्टिकुलर केस की बात करें वेरी क्विकली। अगर एच लार्ज है और टी स्मॉल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर लो टेम्परेचर, कोई जरूरी नहीं है दोनों चीज़ें ये लार्ज और ये स्मॉल ही हो। मेन पॉइंट हमारा ये है कुल मिला के ये रेशो जो है ये लार्ज की तरफ अगर टेंड हो रहा है, एक्स अगर लार्ज है तो क्वालिटेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लो टेम्परेचर, तो एक्स अगर बहुत लार्ज है तो इस ग्राफ से ही आप देख लें ब्रिलियन फंक्शन एक्स की लार्ज वैल्यू के लिए 1 की ओर टेंड होता है। जे की कोई भी वैल्यू हो, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, जे की कोई भी वैल्यू का ग्राफ हो, ब्रिलियन फंक्शन जब एक्स लार्ज होने लगता है 1 की ओर टेंड होता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जे की आपने कौन सी वैल्यू पिक की, ब्रिलियन फंक्शन ने आपको 1 देना है। तो ब्रिलियन फंक्शन की जगह अगर आप 1 रख दें, इसकी जगह 1 रख दें, तो मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा, एन जी म्यू बी जे। तो अगर आपके पास कोई सैंपल है और आप इस कंडीशंस में उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर स्मॉल, तो आपका मैग्नेटाइजेशन इतना होगा। ओके और ये मैग्नेटाइजेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। आप अगेन इस एक्सप्रेशन को देखें, ब्रिलियन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, बाकी 1 से वैल्यू उसकी कम ही रहती है। तो ये मैग्नेटाइजेशन हमेशा मैक्सिमम इतना हो सकता है या इससे कम रहेगा। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। क्वांटम ट्रीटमेंट हमको ये कह रहा है, अगर आपके पास कोई सैंपल है और आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें और मैग्नेटाइजेशन करने के लिए आप बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दें, एज लार्ज एज पॉसिबल, और टेम्परेचर को एज स्मॉल रखें ताकि थर्मल जो एजिटेशन है वो कम से कम हो, रैंडमाइजेशन की टेंडेंसी कम से कम हो, तभी भी जो मैक्सिमम आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो इतना मिलने वाला है। ओके बस उस समय हम कहेंगे हमारा सैंपल पूरी तरह से सैचुरेट, मैग्नेटिकली सैचुरेट हो चुका है। सारे डाइपोल्स जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो इस समय वो कर रहे हैं। ओके इसकी अपोजिट लिमिट देखें तो एच स्मॉल है, टी लार्ज है। बेसिकली आइडिया ये है ये फैक्टर हमारा स्मॉल हो। ओके अब इतना स्मॉल भी नहीं कि ये फैक्टर एग्जैक्टली 0 हो, एच बराबर 0 या टी बराबर इन्फिनिटी नहीं, क्योंकि तब तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं या टेम्परेचर आप इन्फिनिटी बना सकें तब तो कंप्लीट डिसोरिएंटेशन होगा, तब तो मैग्नेटाइजेशन की बात ही नहीं कर सकते हम। लेकिन 1 के मुकाबले अगर बहुत स्मॉल है तो 1 के मुकाबले बहुत स्मॉल मतलब से पॉसिबली शायद हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ओके तो उस रीजन में जो ब्रिलियन फंक्शन है इसका बिहेवियर इस तरह का होता है। जैसे लैंग्वेज फंक्शन का बिहेवियर मैंने आपको कोट किया था अगेन, और मैंने कहा था आप ज़रूर इसे एक्सपेंड करके एक बार चेक करें। एक्स स्मॉल होता है तो लैंग्वेज फंक्शन का बिहेवियर इस तरह का होता है। ऐसे ब्रिलियन फंक्शन का बिहेवियर जब उसका आर्ग्यूमेंट स्मॉल होता है इस तरह का होता है 1/3 j + 1/jx प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। तो
अगर एक्स स्मॉल है, जो कि इन कंडीशंस में होगा, स्मॉल टेम्परेचर और लार्ज टेम्परेचर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू एन जी म्यू बी जी इंटू ब्रिलियन फंक्शन की जगह ये अप्रॉक्सीमेशन मैंने पुट कर दिया। इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा रीअरेंज करें तो इस फॉर्म में आता है। मैं इसको अगले पेज पे ले जा रहा हूँ। अब मैं केवल ये केस डिस्कस कर रहा हूँ, ये केस हो चुका है, ये केस हम अगले पेज पे ले जाएं। कौन सा वाला केस था ये? एच स्मॉल टी लार्ज। इसमें कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और टेम्परेचर कंपैरेटिवली लार्ज है। ओके, तो आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आता है। आप सारी चीज़ों की वैल्यू फिर से यहाँ रख दें तो ये। और अगर हम यूनिट वॉल्यूम पे कंसंट्रेट करें तो यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटाइजेशन माना एम नॉट, तो उसके अंदर नंबर ऑफ डाइपोल्स माना एन नॉट, तो कुछ नहीं, मुझे एम की जगह एम नॉट, एन की जगह एन नॉट रखना है, बाकी यही। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। अगर रिलेटिवली स्मॉल एच है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं है और टेम्परेचर कंपेरेटिवली लार्ज है, तो किसी यूनिट वॉल्यूम का जो आपको मैग्नेटाइजेशन मिलने वाला है वो इतना है। अगेन अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जैसे इस लेक्चर के शुरू में मैंने कहा था, ये फैक्टर होता है। तो कुछ नहीं, ये सीधे मैथमेटिकली इसे इवेल्युएट करें, एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, कीपिंग टी कांस्टेंट, एन नॉट कांस्टेंट है, जी स्क्वायर कांस्टेंट है, म्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल जे प्लस वन कांस्टेंट है, 3 के भी कांस्टेंट है। हाँ, टी जरूर वेरी कर सकता था, पर ये डिफरेंशियल में टी को कांस्टेंट रखना है, तो ये भी कांस्टेंट है। एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, खत्म हो गया बस, काई टी। अगेन आप देख रहे हैं काई टी, जिसे हम आइसोथर्मल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कह रहे हैं, लेकिन ये रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ऐसा बिहेवियर नहीं मिला था। लो टेम्परेचर पे तो मैग्नेटाइजेशन क्या था, ये कांस्टेंट फैक्टर है। अगर मैं कल टेम्परेचर के टर्म में बात करूं, इफ टेम्परेचर इज़ रियली वेरी वेरी स्मॉल, तो लगभग सैचुरेशन अचीव होता है, एच का फ़र्क नहीं पड़ता है, टी का फ़र्क इस एक्सप्रेशन में नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस सिनेरियो में जो डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड कर रही है। मैग्नेटाइजेशन जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और तो ससेप्टिबिलिटी जो है 1/T बिहेवियर, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है 1/T। तो अगेन ये जो कांस्टेंट है इसे हम कहेंगे क्यूरी कांस्टेंट। क्लासिकल केस की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन लिखा है। क्लासिकल केस में जो हमें काई टी मिला था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आइसोथर्मल वाली, एन नॉट म्यू स्क्वायर अपॉन 3 kBt, यहाँ उसकी जगह ये एक्सप्रेशन 3 kBt है, एन नॉट है, चेंज म्यू स्क्वायर की जगह ये एक्सप्रेशन आया है। म्यू क्या था वहाँ पे, एक डाइपोल की स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ उसकी जगह ये एक्सप्रेशन आ रहा है, जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। इनफैक्ट ये सबके सब कांस्टेंट हैं इन अ सेंस। ओके, तो आपको ये मिल रहा है। लेकिन यहाँ जिस चीज़ को मैं क्यूरी कांस्टेंट कह रहा हूँ, ये टी को छोड़ के बाकी सारा जो टर्म है ये जे पे भी डिपेंड कर रहा है। जे पे डिपेंड करने का मतलब अलग अलग सैम्पल्स के लिए क्यूरी कांस्टेंट अलग अलग होगा, वो उसकी जे वैल्यू पे डिपेंड करेगा। द क्यूरी कांस्टेंट डिपेंड्स, क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है, और ये क्यूरी कांस्टेंट है क्लासिकल केस का। क्वांटम कैलकुलेशन से क्यूरी कांस्टेंट क्लासिकल कैलकुलेशन से, दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस। जो क्वांटम में हमारी ये कैलकुलेशन है ये क्लासिकल की इस कैलकुलेशन के करस्पॉन्डिंग है। इनफैक्ट ये करस्पॉन्डेंस मैं अभी यहाँ पे शो करता हूँ कि बेसिकली आप समझ सकते हैं यहाँ कि ये एक्सप्रेशन क्वांटम केस में इसमें क्यों कन्वर्ट हुआ। ओके, 3 kB तो मैच कर रहा है, एन नॉट भी मैच कर रहा है। तो बेसिकली हमें ये समझना है क्लासिकल केस में जो म्यू स्क्वायर था उसकी जगह यहाँ जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर जे प्लस वन क्यों आया। ओके, एंगुलर मोमेंटम और करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का रिलेशन यही तो है, -G/2m/J। ओके, इसको अगर आप म्यू बी के टर्म्स में लिखें, बोर मैग्नेट्रॉन के टर्म में, बोर मैग्नेट्रॉन होता है E(h×2m), तो h क्रॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ये बोर मैग्नेट्रॉन बन जाएगा अपॉन h×। ऐसा मैंने क्यों किया, अब मैं केवल इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ। क्वांटम मैकेनिकली जो हमारा डाइपोल मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ, उसके वो डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है, अगर हम उसे वेक्टर की तरह सोच रहे हैं, वो वेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसकी लेंथ है, तो उसका मैग्नीट्यूड माइनस साइन मैग्नीट्यूड में गया, जी म्यू बी एच क्रॉस कांस्टेंट है, जे का मैग्नीट्यूड, हाँ जो एंगुलर मोमेंटम जो उस समय का वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी है ये लेनी पड़ेगी। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से लेंथ कितनी होती है क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन में, √J+1 टाइम्स h क्रॉस। क्वांटम मैकेनिकल यही तो होता है, जे स्क्वायर की आइगन वैल्यू होती है J+1 इंटू एच क्रॉस स्क्वायर, तो जे जो है उसकी लेंथ √J+1 h क्रॉस, h क्रॉस से h क्रॉस कैंसिल, म्यू जे, और इस सारे डिस्कशन में मैंने म्यू जे के साथ जे ड्रॉप कर रखा था, तो ये वही चीज़ है जिसे हम म्यू कह रहे हैं क्वांटम सेंस में। एक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से G टाइम्स म्यू डी टाइम्स दिस,
तो अगर म्यू का आप स्क्वायर निकालें तो कितना होगा, जी स्क्वायर और म्यू बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा जे जे प्लस 1। तो करस्पॉन्डेंस देख रहे हैं आप क्वांटम मैकेनिकल सेंस में। ये क्वांटम मैकेनिक्स आपको जे की अलाउड वैल्यूज़ की केवल ये परमिट करता है, इसलिए ये इस पर। तो आप देख सकते हैं बेसिकली दोनों चीज़ इन अ सर्टेन सेंस एक ही बात कर रहे हैं। ओके दिस अच्छा यहाँ पे मैं अगेन उस पॉइंट को रिपीट करूँगा। जे के साथ अगर हम वेरिएशन देखें मैग्नेटाइजेशन का, आपके पास अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स हैं। किसी के लिए जे जो है हाफ के करस्पॉन्डिंग है, किसी के लिए 5 के करस्पॉन्डिंग है, किसी के लिए 7/2 के करस्पॉन्डिंग है। अलग अलग जे वैल्यूज़ के कारण अगर उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है तो एक केस जे टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके जे की वैल्यू बहुत लार्ज अगर हो जाए, इन्फिनिटी होने का मतलब बहुत लार्ज अगर जे की वैल्यू है। लेकिन मैं अगेन रिमाइंड कराऊंगा मैथमेटिकली इस वाले केस को करते हुए आपको ध्यान रखना है साइमल्टेनियसली आपको जी की वैल्यू को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर जे टेंड्स टू इन्फिनिटी आप ले रहे हैं तो साइमल्टेनियसली जी मस्ट टेंड टू 0, इस तरह से, ताकि इनका प्रोडक्ट फाइनाइट रहे। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा म्यू की वैल्यू में आता है, म्यू की जो मैग्नीट्यूड है इसमें जे और जी दोनों का प्रोडक्ट आता है। तो ये फाइनाइट होना चाहिए। जे भले ही इन्फिनिटी हो जाए लेकिन जो डाइपोल की स्ट्रेंथ है वो इन्फिनिटी नहीं बनेगी, वो फाइनाइट रहेगी। तो अगर आप लेकिन केयरफुली अगर आप ये लिमिट्स ले लें तो आप शो कर सकते हैं कि ब्रिलियन फंक्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा, हमारा लैंग्वेज फंक्शन में। यहाँ पे थोड़ा एक्स के बारे में भी केयरफुल रहना। अभी जो हमारा ब्रिलियन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है और हमारे लैंग्वेज फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी अलग अलग है। लैंग्वेज फंक्शन का आर्ग्यूमेंट केवल बीटा म्यू एच है, जबकि ब्रिलियन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बीटा जी म्यू बी एच जे। तो वो करस्पॉन्डेंस भी थोड़ा जी की वैल्यू और जे की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके हिसाब से आप ध्यान रखें, बट यू कैन शो दिस। तो लार्ज वैल्यू ऑफ जे के लिए सिंपली द आंसर इज एज जे टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आंसर एग्जैक्टली इस आंसर में कन्वर्ट हो जाता है एग्जैक्टली। ओके ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन? सो रिजल्ट कोइंसाइड विद द क्लासिकल केस कब, व्हेन जे टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्वांटम मैकेनिक्स का आंसर हमारा जे की अलग अलग वैल्यू के लिए डिपेंड करता है, जे की वैल्यू पे डिपेंड करता है। पर अगर हम जे टेंडिंग टू इन्फिनिटी केस ले लें तो जो हमारे क्लासिकल आंसर हैं और क्वांटम आंसर वो मैच करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसको मैं इस फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। माना जे बराबर हाफ है, तो जे बराबर हाफ के लिए एम जे की दो वैल्यू होती हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। मतलब हमारा डाइपोल केवल मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, माना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, जेड एक्सिस हमारा ऊपर की तरफ है, डाइपोल केवल दो ओरिएंटेशन में रह सकता है, या तो एक्सिस के साथ इस एंगल पे या एक्सिस के साथ इस एंगल पे। माना कोई दूसरा मटेरियल है जिसके लिए जे की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है 1, इसके लिए जो एम जे की अलाउड वैल्यू होंगी -1, 0 और 1, 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, 1 2 3। जे की वैल्यू और हाई, किसी और मटेरियल में जे की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन हमेशा होते हैं 2j + 1, तो जे बराबर 3/2 रखोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो मतलब हो क्या रहा है, जे की वैल्यू बढ़ाने पे वो डाइपोल जो बन रहे हैं एलिमेंट्री डाइपोल्स, वो कितने ओरिएंटेशन में रह रहे हैं वो नंबर बढ़ रहा है। इसके लिए 2 हैं, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। तो अगर जे बहुत लार्ज हो रहा है, इन्फिनिटी सोचिए आप, तो कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट। यहाँ केवल 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 6 7। तो अगर जे टेंड्स टू इन्फिनिटी तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन भी किस ओर को टेंड होगा? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? जेड एक्सिस के साथ इस एंगल पे भी रह सकता है और इस पे भी रह सकता है और इस पे भी रह सकता है और इस पे। इस फिगर में तो मैंने कुछ ही एरो दिखाए हैं, 10-15 एरो, लेकिन अगर इनफाइनाइट एरो में दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल भर जाएगा। पूरा का पूरा सेमी सर्कल भरने का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, थीटा बराबर 0 भी और 0.1 भी और 0.2 और 0.3, 0.4, 0.5 और उनके बीच के सारे एंगल भी। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन तभी तो बनेंगे, तो वो केस डिस्क्रीट ना होकर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। क्लासिकल और क्वांटम केस में कैलकुलेशन में डिफरेंस कहाँ आया था? पार्टीशन फंक्शन जब निकाला था एक जगह थीटा के ऊपर इंटीग्रेट किया था क्लासिकल केस में, क्वांटम केस में क्या किया था? सम। लेकिन अगर z टेंड टू इन्फिनिटी है तो अगर आप सम भी करेंगे तो लास्ट में आपको इंटीग्रेशन जैसा ही काम करना है, सारी पॉसिबल वैल्यूज़ अलाउड है हो रही है। तो इसीलिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। अगर j टेंड्स टू इन्फिनिटी है और उस रिजल्ट को आप अप्रोप्रिएटली ट्रीट कर रहे हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो क्लासिकल केस में मिला था। तो दिस इज़ द रीज़न। दिस उस केस में सिंपली मैं उसे एक शब्द में कहूँ, स्पेस क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। अगर जे टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर है या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो किसी भी ओरिएंटेशन में रह सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो स्पेस क्वांटाइजेशन इफेक्टिवली खत्म हो गया है। तो स्पेस क्वांटाइजेशन के कारण क्लासिकल और क्वांटम वाले रिजल्ट में डिफरेंस आ रहे थे। अगर वो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? खत्म।
और लास्ट में मैं सिंपलेस्ट नॉन ट्रिवियल केस को अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आपको इस डिस्कशन को समझने में दिक्कत हो रही है क्वांटम केस वाले को, तो आप इस केस को अलग से डील कर सकते हैं। मतलब जे की वैल्यू हाफ लेके, वैसे जे की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, पर अगर जे 0 है तब तो मैग्नेटाइजेशन होगा ही नहीं। तो सिंपलेस्ट जो नॉन ट्रिवियल केस है वो ये वाला है, जे बराबर हाफ। जे बराबर हाफ मतलब ये दो ओरिएंटेशन, जिसे आप नॉर्मली अप स्पिन और डाउन स्पिन कहते हैं। माना हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा है, उसका एक एक एंटिटी का जो डाइपोल मूवमेंट आ रहा है मैग्नेटिक वाला, वो एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है, और वो भी इलेक्ट्रॉन के केवल स्पिन मोशन के कारण आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है, केवल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल डाइपोल मूवमेंट, वो अपने स्पिन के कारण। ओके, तो जे की वैल्यू अगर केवल हाफ है तो एम जे की केवल दो वैल्यू बनती हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। ओके, इस समय जो आप सर्किल बनाएंगे इसका रेडियस बनेगा √3/2। √3/2 क्यों? इस सर्किल का रेडियस होता है √S+1 इन यूनिट्स ऑफ म्यू बी, बोर मैग्नेटॉन की यूनिट में इतना। एस की जगह हाफ रखो, √3/4। ओके, हाफ और यहाँ से 3/2, हाँ √3/4, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √3/2। लेकिन दो ओरिएंटेशन, हमें सारे पॉसिबल ओरिएंटेशन के ऊपर सम करना है। पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए इस ओरिएंटेशन में कितनी एनर्जी है, e⁻β वो वाली एनर्जी लो, और इस ओरिएंटेशन में कितनी एनर्जी है उस वाली एनर्जी को लेकर e⁻β सम कर दो। आप चाहे तो यहाँ जनरल वाले मेथड से भी आ सकते हैं, जे की वैल्यू हाफ रख के आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस मेथड से करने के बजाय अगर आप स्टार्ट में ही, जहाँ पे z का हमें ये एक्सप्रेशन मिला था, मैंने अल्फ़ा, इस कांस्टेंट को अल्फ़ा रख दिया था, और हमने कहा था हम m की सारी वैल्यूज़ के ऊपर सम करेंगे। अब की बार m की केवल दो वैल्यू है, एक -½ और एक +½ तो एक बार m की जगह -½ रखो तो ये बनेगा +α/2, और एक बार +½ रखोगे तो माइनस। तो बेसिकली इस सम में केवल दो टर्म्स है। 2π को मैं फिर से यहाँ ड्रॉप कर चुका हूँ, e⁻θ + e⁻θ cos हाइपरबोलिक ऑफ α/2, साथ में एक 2 का फैक्टर। इस समय 2 का फैक्टर हमें लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है क्योंकि। ओके, तो ये हो गया f - kBT log टोटल पार्टीशन फंक्शन। टोटल पार्टीशन फंक्शन इस अकेले सिंगल पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन की पावर n, लॉग लेने के कारण पावर बाहर आ गई n, इसका लॉग ले लो, इसके लॉग में 2 का फैक्टर अलग कर दो, कॉस हाइपरबोलिक अलग कर दो। डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे इस f का h के रेस्पेक्ट में मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए, माइनस साइन से माइनस साइन खत्म, kBTn log 2 से कुछ नहीं मिलने वाला। कॉस हाइपरबोलिक डिनोमिनेटर में लॉग के कारण, कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक, और डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं, h के रेस्पेक्ट में। अल्फ़ा इतना है, और g की वैल्यू, हाँ यहाँ पे मुझे g की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। स्पिन मोशन के लिए g की वैल्यू 2 होती है। स्पिन मोशन ऑर्बिटल मोशन के बजाय ट्वाइस कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक मोमेंट की ओर, तो उसके लिए g की वैल्यू 2 होती है, वो हमें पता है। तो g की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये अल्फ़ा फैक्टर असल में कितना है, 2β/μbh। तो ये α/2 जो है यहाँ सब जगह जिसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, α/2, 2 से 2 कैंसिल, β/μbh। इस फैक्टर का भी लास्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा h के रेस्पेक्ट में, तो h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो β/μb। ये बीटा kBT को कैंसिल करेगा, n/μb साइन ओवर कॉस। जनरल रिजल्ट में तो आपके कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन आते हैं, पर स्पेसिफिकली b = हाफ, j = हाफ केस के लिए आप कंप्यूट करें तो वो कॉट हाइपरबोलिक की फॉर्म में भी आप उसे निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ से इसको निकालेंगे कॉट हाइपरबोलिक की फॉर्म में, पर अगर मैं सीधे ये कर दूँ पार्टीशन फंक्शन केवल 2 स्टेट्स के ऊपर सम है, वो 2 स्टेट्स के ऊपर सम कर दूँ तो मेरा आंसर ये है। मैं यहाँ पे अगेन आपको इससे कनेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे किया था 2j+1 स्टेट्स के ऊपर सम, जनरल केस में ये सम इतना बनता है, लेकिन अगर केवल 2 स्टेट्स हों तो ये सम, ये टर्म और ये टर्म का सम केवल, और वो बहुत सिंपल से आपका वो हो गया, ठीक है बस। तो ये बनता है। अब मैं इसमें बाकी कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ। इस केस के लिए मैं चाहूँगा कि आप क्यूरी जो कांस्टेंट है वो कंप्यूट करें। क्यूरी कांस्टेंट किस केस में कंप्यूट होता है, h स्मॉल हो और t लार्ज हो। तो उन कंडीशंस को ध्यान रखते हुए देखिए tan हाइपरबोलिक के एक्सप्रेशन पे की फॉर्म कैसी होती है। tan हाइपरबोलिक का बिहेवियर आपको चेक करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर रेंज में जब h स्मॉल होता है और t लार्ज होता है। तो मतलब ये आर्ग्यूमेंट जो है ओवरऑल, ये अगर स्मॉल है, अगर tan हाइपरबोलिक x का आर्ग्यूमेंट x स्मॉल है, तब tan हाइपरबोलिक x का बिहेवियर कैसा होता है, उस बिहेवियर को यूज़ करो, ठीक है। जाई टी का एक्सप्रेशन निकालो, m को h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए, t को कांस्टेंट रखते हुए, आपको जाई टी का एक्सप्रेशन मिलेगा। जाई टी के एक्सप्रेशन में अगेन आपको 1/t डिपेंडेंस दिखेगी। ये तो हम जनरली शो कर चुके हैं,
जे की हम तो जे की किसी भी वैल्यू के लिए निकाल चुके हैं वैसे, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको कह रहा हूँ, अगर आपको यहाँ थोड़ा टफ लग रहा है तो आप पहले जे इक्वल टू हाफ केस को अलग से कर लीजिए, उसके लिए सारी कैलकुलेशन कर लीजिए। इनफैक्ट वहाँ पे आप हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे क्या बिहेवियर होता है। जब मैं हाई टेम्परेचर कहता हूँ मतलब बेसिकली मेरा मतलब है टेम्परेचर हाई और फील्ड लो, ओके, ताकि एक्स जो है वो बने स्मॉल। और जब मैं लो टेम्परेचर कहता हूँ, लो टेम्परेचर का मतलब लो टेम्परेचर के साथ फील्ड स्ट्रॉन्ग है ताकि एक्स की वैल्यू क्या बने, हाई बने। एक्स का मेरा मतलब ये है इस समय। तो अलग अलग केसेस में आप इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। कई बार इन एक्सप्रेशंस में ये भी पूछा जाता है कि डाइपोल मूवमेंट पर डाइपोल कितना है, मैग्नेटाइजेशन पर डाइपोल कितना है। ये कैपिटल एम तो पूरे सैंपल का मैग्नेटाइजेशन है, तो अगर इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सैंपल से डिवाइड कर दूँ तो ये, तो वो अगर आप एन से यहाँ डिवाइड कर दें तो स्पिन हाफ केस के लिए आपको ये इतना मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे अलग अलग नोटेशंस दैट इज। और लास्ट में अगर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की बात करूँ, ये जो एम है मैग्नेटाइजेशन है और जो क्यूरी कांस्टेंट है, लैब में इनके मेजरमेंट कर सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी मेज़र की जा सकती है, वेरिएशन ऑफ एम विद एच, एम मेज़र कर सकते हैं, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे मेज़र कर सकते हैं, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पे मेज़र कर सकते हैं। तो उन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स के बेसिस पे जो एम और क्यूरी कांस्टेंट के हमारे एक्सप्रेशंस हैं, रिजल्ट्स जो हैं लैब के एक्चुअल रिजल्ट्स, उनको अगर हम इन एक्सपेरिमेंटल जो थियोरेटिकल हमारे रिजल्ट्स हैं इनसे कंपेयर करें, थियोरेटिकल रिजल्ट मतलब मैग्नेटाइजेशन का ये यूनिट वॉल्यूम के लिए और क्यूरी कांस्टेंट का ये, इनसे अगर हम कंपेयर करें तो बहुत अच्छा एग्रीमेंट होता है। हाँ, लेकिन उस एग्रीमेंट के लिए आपको जे और जी की वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो इनफैक्ट इसको आप रिवर्स में सोचें, ये चीज़ें आपको उस मटेरियल के जे और जी की वैल्यू पता करने में मदद कर सकते हैं। वो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट जो है उसमें जे और जी की कौन सी वैल्यू पिक करें ताकि एक्सपेरिमेंट का कर्व हमारे थ्योरेटिकल वैल्यूज से मैच कर जाए, तो उससे हम उस मटेरियल के लिए जे और जी को रीड करने की, डिटरमिन करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। और ये एग्रीमेंट बहुत अच्छा होता है, ओके। बुक्स में आप देखेंगे, इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल पाथरे के बुक में इस तरह के 2-3 कर्व्स ड्रॉ कर रखे हैं अलग अलग सॉल्ट्स के लिए, तो एक्सपेरिमेंटल कर्व theoretical कर्व के साथ पूरी तरह कोइंसाइड करता है, ओके। सो द एग्रीमेंट ऑफ द क्वांटम थ्योरी इज़ वेरी वेरी गुड, ओके। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। और नेक्स्ट उसमें हम कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, द हार्मोनिक ऑसिलेटर, बट दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबडी।